जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 20 फरवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल ही में नक्सल फ्री या नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार राज्य को नक्सल फ्री घोषित किया गया है। तो मुंगेर में जो अंतिम हार्डकोर सशस्त्र माओवादी कमांडर था सुरेश कोड़ा, उसने आत्मसमर्पण किया है। इस प्रकार से अब बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। वहीं अगर हम बात करें 2012 की, तो 2012 में बिहार के 23 जिलों में सक्रिय नक्सली नेटवर्क था, जो कि अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो इस प्रकार से बिहार को नक्सल फ्री स्टेट घोषित किया गया है। कुछ समय पहले कर्नाटक राज्य को भी नक्सल फ्री घोषित किया गया था। बिहार की बात हुई है तो बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो पटना में मखाना उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ हाल ही में किया गया है। डॉक्टर प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत बिहार में की गई है। बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है और एपीडा ने बिहार में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। बिहार की बात करें तो 22 मार्च 1912 को इसका गठन हुआ था। पटना इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। विधानसभा की यहाँ पर 243, विधान परिषद की 75 और राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। इसके अलावा इसकी सीमा नेपाल से भी लगती है। अगला क्वेश्चन है, एआई इम्पैक्ट समिट इंडिया 2026 के आयोजकों ने किस यूनिवर्सिटी को इवेंट से निकाल दिया है? आंसर हो जाएगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो आपको पता ही है कि जो एआई इम्पैक्ट इंडिया समिट है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो इस सम्मेलन के जो आयोजक हैं उन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इवेंट से निकाल दिया है। इस पर एक कंट्रोवर्सी हो गई है कि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, इसने इस समिट के दौरान एक रोबोटिक डॉग का प्रदर्शन किया जिसका नाम था ओरायन। ठीक है, अब ये जो रोबोटिक डॉग था ये चाइना का निकला। इसके बाद इस यूनिवर्सिटी की काफ़ी आलोचना हुई और फिर एआई इम्पैक्ट समिट इंडिया 2026 के जो आयोजक हैं उन्होंने इस समिट से इस यूनिवर्सिटी को बाहर कर दिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एआई इम्पैक्ट समिट की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन 16 से 20 फरवरी तक किया जा रहा है। भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है और इसका आयोजन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इसका जो पिछला संस्करण था 2025 वाला, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था और इस साल इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। और इसकी थीम क्या है? पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। और दोस्तों, ये जो एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित किया जा रहा है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आर्टिफिशियल के इम्पैक्ट पर है कि किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर में किया जाए। इस सम्मेलन में दुनिया भर के टॉप लीडर शामिल हो रहे हैं, जैसे सुंदर पिचई, सैम ऑल्टमैन, एनवीडिया के जेनसन हुआंग। ठीक है, ये सभी शामिल हुए हैं और इसमें मुख्य रूप से जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। तो भारतीय क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना, तो वो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 चुनी गई हैं। तो आपको याद रखना है कि अभी 2025 में जो आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, उसमें स्मृति मंधाना ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और इस पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने 434 रन बनाए थे
और वो भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली क्रिकेटर रही हैं और इस टूर्नामेंट में वो दूसरी ऐसी प्लेयर रही हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 को भारत ने जीता था साउथ अफ्रीका को हरा करके। अगर हम स्मृति मंधाना की एक और उपलब्धि की बात करें तो अभी जो WPL 2026 आयोजित किया गया है वो इसमें आरसीबी की कप्तान थी और इनकी कप्तानी में WPL 2026 आरसीबी ने जीता है। ये जो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया है, इसके नॉमिनेशन में हरमनप्रीत कौर, दिव्या देशमुख, सुरुचि सिंह और ज्योति आराजी ये सभी शामिल थी, लेकिन इनमें नाम किसका चुना गया है? स्मृति मंधाना का। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं, जैसे क्राफोर्ड पुरस्कार वीरभद्रन रामनाथन को दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग कैटेगरी में दलाई लामा को ये अवार्ड मिला है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं, इस बात को आप जरूर नोट करें। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का अवार्ड महाराष्ट्र को दिया गया है। अशोक चक्र 2026 शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड हैंडमेड को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मेजर स्वाति शांता कुमार को दिया गया है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी को मिला है, ये क्रिकेटर हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जय साय को मिला है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ ने अपना पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस कहाँ शुरू किया है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में शुरू किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो ऑफिस खोला गया है यह आईसीटी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत से यूरोपीय संघ के 27 देशों में जाने वाले छात्रों और शोधकर्ताओं की यात्रा को सुगम बनाने और उनकी जानकारी को आसान बनाने के लिए ये खोला गया है। बात करें अगर हम यूरोपीय यूनियन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को। यूरोप महाद्वीप के जो 27 देश हैं उनका यह एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यापार ब्लॉकों में से एक माना जाता है यूरोपीय यूनियन। ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। यूरो इसकी करेंसी है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेyen। यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता वर्तमान में साइप्रस देश संभाल रहा है। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष हैं रोबर्टा मेत्सोला। किस राज्य सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत दुर्लभ पांडुलिपियों और ऐतिहासिक ग्रंथों के डिजिटलीकरण के लिए पहल शुरू की है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ये फैसला लिया है कि जो ज्ञान भारतम मिशन है इसके तहत 75 वर्ष से अधिक की जो पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियां और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनको डिजिटाइज किया जाएगा और इनको ज्ञान भारतम पोर्टल पर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए पहल शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य भारत की प्राचीन परंपरा को सुरक्षित करना। ज्ञान भारतम मिशन की बात करें तो इसकी जो घोषणा है ये केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत को सुरक्षित करना, संरक्षित करना, और इसका नोडल मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय। उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, अलक पांडे, डॉक्टर हरिओम पवार, रश्मि आर्य और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधांशु सिंह को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026 प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। उत्तर प्रदेश ने पहली बार अपना आर्थिक सर्वेक्षण हाल ही में पेश किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। उत्तर प्रदेश ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% रिजर्वेशन की मंजूरी दी है पुलिस में। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। कत्थक रासलीला प्रमुख नृत्य हैं। दलदली हिरण या बारहसिंगा यहाँ का राज्य पशु है। सारस क्रैन राज्य पक्षी है। अशोक यहाँ का राजकीय वृक्ष है।
अगला क्वेश्चन है, केरल सरकार ने किस प्रकार की प्राकृतिक घटना को पहली बार राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ज्वारीय बाढ़। तो दोस्तों, हाल ही में केरल सरकार के द्वारा तटवर्ती क्षेत्रों यानी जो समुद्र के तट से लगे हुए क्षेत्र हैं उनमें जो बार बार ज्वारीय बाढ़ आती है उसे राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। तो भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया हो। तो अब ये जो केरल सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है इसमें क्या होगा कि जो प्रभावित तटीय समुदाय होंगे उनको राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगर हम ज्वारीय बाढ़ की बात करें तो इसे सनी डे फ्लडिंग बोला जाता है। तो बिना बारिश के ये बाढ़ आती है, जब ज्वार होता है, हाई टाइड होता है, तब ये बाढ़ आती है जिससे काफ़ी नुकसान भी होता है। तो अब इसमें राज्य सरकार जो है वो वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। केरल की बात हुई है तो इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करते हैं। तो केरल राज्य में स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। केरल में लिरियोथेमिस कैरेलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज की गई है। केरल की पहली पूर्ण दृष्टि बाधित यानी ब्लाइंड महिला जज थन्या नाथन बनी है। वृद्धजन बजट यानी एल्डरली बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। केरल के कंथलूर में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है। केरल ने बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे है। केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई है। अभी हमने कल ही डिस्कस किया था कि भारत में पहली व्यापक ग्राफीन नीति केरल सरकार ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री का चुनाव फिर से किसने जीता है? आंसर हो जाएगा पेनपा सेरिंग ने। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, 1959 से पहले तिब्बत एक देश हुआ करता था, लेकिन 1959 में तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया था। जब इस देश पर कब्जा हो गया तो तिब्बत के बहुत सारे लोग भारत में शरणार्थी के रूप में आ गए और वर्तमान में ये भारत में ही रह रहे हैं। इसके अलावा कई और अन्य देशों में यहाँ के लोग चले गए। अब ये जो तिब्बत के बाहर लोग गए हैं, जैसे कुछ लोग भारत में रह रहे हैं, कुछ लोग भारत के बाहर भी हैं, तो अब ये अपनी एक सरकार चलाते हैं। ठीक है, तो उसी के जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो पेनपा सेरिंग चुने गए हैं। तो इतनी बात लगभग आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर 51,140 तिब्बती मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और प्रधानमंत्री के रूप में पेनपा सेरिंग को चुना है। अब दोस्तों, 1959 में दलाई लामा चीन के खिलाफ विद्रोह के बाद तिब्बत छोड़कर के भारत आ गए थे। अब ये कहाँ पर रह रहे हैं? ये रह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। यहीं से इनका एक प्रशासन चलता है जिसे केंद्रीय तिब्बती प्रशासन बोलते हैं। इसी के चुनाव होते हैं और इसी में अभी प्रधानमंत्री पेनपा सेरिंग चुने गए हैं। तिब्बत की अगर हम बात करें तो वर्तमान में ये चाइना के नियंत्रण में है और चाइना इसे आधिकारिक रूप से तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन यानी TAR बोलता है और यह क्षेत्र पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक स्वायत्त क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, सिलचर सैरांग यात्री ट्रेन सेवा किस तारीख से शुरू होगी? तो ये 20 फरवरी 2026 से शुरू होगी। तो दोस्तों, असम के सिलचर से मिजोरम के सैरांग के बीच एक नई यात्री ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है और ये 20 फरवरी 2026 से शुरू होगी। इस यात्री ट्रेन सेवा को मिजोरम की लाइफ लाइन बोला जा रहा है। अब पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मिजोरम की पहली रेलवे लाइन का शुभारंभ भी किया गया था जो बैराबी से सैरांग के बीच में है। तो इसी का एक पार्ट है कौन? ये जो सिलचर से मिजोरम के सैरांग के बीच ट्रेन सेवा शुरू हुई है। रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन लगभग 89 किलोमीटर के साथ नेटवर्क का सबसे लंबा कॉरिडोर बना है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चली है।
भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया है। चाइना ने पहली बार वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच में चलेगी। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्थ का ट्रायल रन पूरा किया है। किस देश की सेना ने सुरक्षित सैन्य ठिकानों पर चाइना निर्मित कारों के प्रवेश पर बैन लगा दिया है? आंसर हो जाएगा पोलैंड। तो पोलैंड की सेना के द्वारा हाल ही में ये निर्णय लिया गया है कि जो सेना के सुरक्षित कैंपस हैं वहां पर चाइना में बनी कारें नहीं जाएंगी। उन्हें जासूसी का खतरा है, जासूसी का डर है, इसलिए पोलैंड की सेना के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, पोलैंड की अगर हम बात करें तो यह मध्य यूरोप का एक देश है। वारसा इसकी राजधानी है और ये यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश है। कैरोल नवरोकी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं डोनाल्ड टस्क। हाल ही में ईरान ने किस जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट को अस्थायी रूप से बंद किया है? तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी रूप से बंद किया है। तो अमेरिका के साथ जो ईरान का तनाव है, तो इसी को देखते हुए ईरान ने हाल ही में जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसे अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है और यह पर्सियन गल्फ को, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पर्सियन गल्फ है, इसको गल्फ ऑफ ओमान, ये गल्फ ऑफ ओमान है और फिर अरब सागर से जोड़ता है। ठीक है, यानी यह एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दुनिया का लगभग 20% तेल जो है वो इसी मार्ग से गुजरता है। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो इससे क्या होता है कि जो तेल की आपूर्ति है वो भी बाधित होती है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट जीके फाउंडेशन कोर्स पर जाएं और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए FEV 600 कूपन कोड यूज करें। यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री चीज़ें भी मिलेंगी जिसमें आपको 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ये सभी आपको ऐप पर मिल जाएगा। तो इन सभी को जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन जी फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए FEV 800 कूपन कोड यूज करना है। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, तो इनको भी जाकर के प्राप्त कर लें। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है 12 months 100। ठीक है, ये कूपन कोड आप यूज करके इन कॉम्बो पैक को प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। इसके अलावा ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको भी जा करके आप वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु। हाल ही में किस देश में इमरजेंसी को खत्म किया गया है? ग्वाटेमाला। बायो एशिया 2026 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? हैदराबाद। किस राष्ट्रीय उद्यान में गामिनी चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान। मशहूर अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे का निधन कब हुआ है? 17 फरवरी। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी है? केरल। किस देश ने हाल ही में कोरम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात किया है? ईरान। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने किस नदी का अतिरिक्त पानी कठुआ सांबा की ओर मोड़ने की योजना बनाई? ओहो, यहाँ पर गलत हो गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राबी नदी। ठीक है, राबी नदी इसका राइट आंसर है। भव्य भारत भूषण पुरस्कार किसने लॉन्च किया है? सदगुरु जग्गी वासुदेव ने। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? निर्मला सीतारमण ने। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में संविधान की कुछ समितियां और उनके अध्यक्ष डिस्कस करेंगे, जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल और मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी पटेल जी थे। हाउस कमेटी के अध्यक्ष B पट्टाभी सीतारमैया, भाषा समिति के अध्यक्ष मोतुरी सत्यनारायण और राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
और वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मध्य प्रदेश बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी करो ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको जीके जीएस की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, इनको जा करके प्राप्त कर लें। और दोस्तों, टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, तो आप इनको भी जा करके प्राप्त कर लीजिएगा।